हेलो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन केमिकल काइनेटिक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें अपन ने एक फैक्टर डिस्कस कर लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग जो बचे हुए दो हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा कैटलिस्ट। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मॉलिक्युलरिटी और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, कल अपन ने डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, सेकंड डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और थर्ड डिपेंड करती है कैटलिस्ट पर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग में अपन डिस्कस करते हैं टेम्परेचर का, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के थ्रू अफेक्ट हो सकती है। तो अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी मैं कह सकता हूं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। यानी रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब देखिए, ये कहा जाता है कि अगर अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, then rate of reaction is become डबल और ट्रिपल। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, डबल और ट्रिपल हो जाती है। थर्ड अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है, डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अपन याद रखेंगे कि जो कैटलिस्ट होता है इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ऐसा अपन जानते हैं कि दो सब्सटेंस विच अल्टर द, दैट मीन्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। यानी कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, बढ़ा भी दें और घटा भी दें, लेकिन सेल्फ में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। देयर इज नो चेंज इन सेल्फ इन द कैटलिस्ट। जैसे थे वैसे वैसे वो रिएक्शन में वापस ऑब्टेन हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको मैं एक ग्राफ से समझा देता हूं। यहां पे मैंने ले लिया ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यहां पर मैं ले लेता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, यहां ले लिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये रिएक्टेंट और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जिसको किससे डिनोट करते हैं अपन, ई से। इसकी डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब आगे टॉपिक आएंगे। अब देखिए ये विदाउट कैटलिस्ट है, जैसे मैं इसमें कैटलिस्ट डालूंगा ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम, देखो यहाँ से यहाँ तक थी पहले एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रह गई, इतनी। तो ये क्या कर रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इन डिक्रीज्ड in presence of a catalyst। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन व्हेन वी ऐड अ कैटलिस्ट then catalyst is decrease the activation energy and rate of reaction is increase। so we can say the formation of product, the rate of formation of product are increased when we added a catalyst in the reaction। okay students, ये बात समझ में आ गई होगी, आगे चलिए। तो ये अपन फैक्टर अफेक्टिंग तीनों डिस्कस कर लिए हैं। पहला था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा था टेम्परेचर और तीसरा था अपने पास कैटलिस्ट। अब अपन डिस्कस करते हैं
कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज में पहले बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी देखो नाम से पता चलता है मॉलिक्यूलर, यानी ऐसे रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें जितने रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है वो उस रिएक्शन की क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। यानी ध्यान रखना कि ये क्या बताती है, एक तो ये प्रॉपर्टी, इट इज कह सकते हैं अपन, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, इसके लिए क्या कह सकते हैं कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है एंड it helps to understanding a mechanism of chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तीसरा ध्यान रहे कि मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ये न तो जीरो होगी, न नेगेटिव होगी, नहीं फ्रैक्शनल होगी। अब एक और चीज इसमें ध्यान रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी किन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है मॉलिक्यूलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उनको अपन क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये केवल किन पर एप्लीकेबल होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शंस पर ही एप्लीकेबल होता है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है कि किसी रिएक्शन, सो मैं डिफाइन कर सकता हूं इसको कि द रिएक्टिंग स्पीसीज like molecules or atoms or ions taking place या taking part in an elementary reaction, the reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction called मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं वही क्या हो जाएगी, इनके लिए मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3, ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके बीच में म्यूचुअल कोलाइड पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती। तो मैं लिख सकता हूं इट कैन नॉट बी मोर देन 3 बिकॉज द कोलाइड molecule cannot collide म्यूचुअली, ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में प्रॉपरली कोलाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इट कैन नॉट बी मोर देन 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन बात कर रहे थे मॉलिक्यूलरिटी में, तो पहले बताया कि एक केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है जो मैकेनिज्म को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। दूसरा, ये कैन नेवर बी जीरो,
नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होती है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो रही होती है वो क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, द रिएक्टिंग स्पीसीज taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction is called molecularity। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलाइजन है, यानी जो कोलाइड हो रहा है, वो म्यूचुअली नहीं हो रहा है, इसीलिए मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। अब देखिए इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन। एग्जांपल में देखिए सबसे इजी एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 इथाइल एसीटेट है। जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है और हाइड्रोलाइसिस होगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो ये क्या देगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर वाटर का OH और यहाँ पर H जुड़ जाएगा और ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो यहाँ जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन वो कितनी होगी अपने पास, 2 हो गई। ऐसे अगर मैं HI की डिकम्पोजिशन की बात करता हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ HI, तो 2HI डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है, H2 प्लस I2 दे रखा है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी, रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, 2। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई यहाँ पे भी 2 हो गई। ऐसे ही अपन एग्जाम्पल और लेते हैं, अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन। हीटिंग इफेक्ट में अपन पढ़ेंगे, जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे। अमोनियम नाइट्राइड है, जब आप इसको हीट करोगे तो देखिए N2 गैस बाहर निकल जाएगी प्लस 2H2 बाहर निकल जाएगा। ओके गाइस, N2 गैस बाहर निकल गई और 2H2 बाहर निकल गया। तो यहाँ देखो रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, 1। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी यहाँ पर, मॉलिक्यूलरिटी वो भी कितनी होगी अपने पास, यहाँ पर 1 हो गए। तो अगर मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूलरिटी कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज के कुछ ना कुछ मोल तो होंगे ही होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, अदरवाइज अगर रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं हुई तो रिएक्शंस नहीं होगी, तो अपन उसको मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज के जितने मॉलिक्यूल एटम और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे मैंने कहा कि कैन नेवर बी मोर देन 3, ठीक है। तो वो जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वही क्या कहलाती है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन, डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जो मैं बता चुका हूं, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो होती क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, अ रिएक्शन जो क्या होती है, अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए सिंगल और वन स्टेप, यानी ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही होती है, कॉल्ड एन एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहलाएगी वो, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगी। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान रखना एलिमेंट्री रिएक्शन किसके लिए एप्लीकेबल होती है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये किस पर एप्लीकेबल होती है, केवल जो सिंगल स्टेप वाली होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी पर एप्लीकेबल होती है। तो यहां से अपन सिंगल स्टेप को किसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है गाइस। यानी ये किस पर एप्लीकेबल थी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है कि अगर मेरे पास बहुत सारी सीक्वेंस में एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो उन सीक्वेंस वाली रिएक्शंस को अपन क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और उन रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होती है, जो इस रिएक्शन स्लो स्टेप में होती है, वही उस रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होती है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि a sequence of an elementary reaction
मैं इसको कैसे डिफरेंस करता हूं, ए सीक्वेंस ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन और मैकेनिज्म which gives us product, यानी वो क्या दे, प्रोडक्ट दे, called कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहलाएंगे वो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएंगे। अब देखिए याद रखना कि एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी पर एप्लीकेबल होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री दोनों की दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर एप्लीकेबल होती है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अपन एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इस चीज का पॉइंट याद रखना कि जो स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप रिएक्शन वो क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और उसी से अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ओके गाइस, तो ये अपने पास हो गया मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अब अपन डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए रेट लॉ से अपन ने रेट के बारे में पढ़ा था। रेट इज प्रोपोर्शनल टू होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां पर मैंने इसको एक्स मान लिया था और यहाँ पर एक्स कंपोनेंट थे, बी के कंपोनेंट एक्स थे और ए के कंपोनेंट एक्स थे और बी के कंपोनेंट क्या थे अपने पास, वाई थे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोपोर्शन होती है, किनके, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, इन पावर्स का जो सम होता है, किसके, रिएक्टेंट के जो एक्सपोनेंट होते हैं उनकी जो सम होता है, सम ऑफ एक्स प्लस वाई, वही क्या कहलाता है अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी मैं कह सकता हूं कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखता हूं कि इट इज डिफाइंड एज द sum of power of concentration of reactants called order of reaction। यानी जितने भी जो रिएक्टेंट होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट होता है, उनका जो सम होता है, वो क्या कहलाता है अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। अब ध्यान रहे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो एक प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट होता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट होता है। इट मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इट मे बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ध्यान रहेगा। फॉर देखिए इट इज, आगे देखते हैं अपन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लो स्टेप। हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order is given by slow step। ये मैं अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में थोड़ा सा पहले बता चुका हूं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें जो स्लो स्टेप होती है वही क्या करती है, डिटरमाइन स्टेप होती है, और उसी के बेसिस पर अपन रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड
करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which has the rate expression like पहला है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर 3/2। सेकेंड क्वेश्चन है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 एंड बी की पावर -1। तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है जिसमें आपको रेट दे रखा है और इस एक्सप्रेशन रेट लो के एक्सप्रेशन के बेसिस पर आपसे पूछ रहा है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपन ये कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, कि दीज आर द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या था, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, यानी एक्सपोनेंट का क्या था, सम था। तो यहाँ एक्सपोनेंट क्या क्या है, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया, 4/2 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये जो एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए ये जो एक्सपोनेंट है उनका सम देख लें कितना हो गया, 3 - 2 हो गया 1/2। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो क्या हो गई, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो इस तरह से अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की कुछ टाइप्स है अपने पास, वो कौन कौन से हैं। अपने पास जो एनसीईआरटी में 12th क्लास में वो दो ही टाइप है अपने पास, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन और दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है गाइस, तो मैं इसके टाइप्स में अपन बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे और दूसरा अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो आज अपन बात कर रहे हैं इसमें पहले केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। देखिए डेफिनेशन को आप इनके फॉर्मूला से याद कर सकते हैं इजी वे में। जैसे मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बताई कि रेट इज इक्वल टू क्या था, के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। तो उसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे कि द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या कह रहा हूं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनका समी क्या कहलाता है अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो सेम एज इट इज इसकी डेफिनेशन भी अपन लर्न कर सकते हैं। देखिए मेरे पास कोई रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन थी, जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अगर मैं इसके लिए रेट की बात करूं तो इसको मैं लिख दूं dr/dt प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0। ये नेगेटिव साइन, ये अपने पास क्या है, रेट है। तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे बता रहा हूं कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कह रहा हूं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको आप इजी वे में डिफाइन कर सकते हो। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज फॉर ए केमिकल रिएक्शन, क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to zero power concentration of reactant called zero order रिएक्शन। क्या कहलाएंगी वो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगी। ओके गाइस, अब देखिए जब किसी रिएक्टेंट की पावर अगर किसी भी सब्सटेंस की पावर अगर जीरो एक्सपोनेंट में होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, या इसको आप यूनिटी भी कह सकते हो, 1 होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं क्या कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डज नॉट
डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ डिपेंड नहीं कर रही है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर अपॉन डी टी को माइनस टी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर की पावर वन। अब आर नोट की सॉरी आर की पावर वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये सॉरी जीरो है, आर की पावर कितनी है जीरो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के लिख सकता हूँ। ओके गाइस, अब देखिए इस इक्वेशन का अपन आगे जाकर के डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। ये डिफरेंशिएट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जो इक्वेशन है वो कौन सी है, डिफरेंशिएट इक्वेशन कहलाती है। अब इसको मैं ये लिख दूं माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के है, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ नंबर डाल रहा हूँ अभी वन, इस इक्वेशन का क्या कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, बोथ साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा डी आर के इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा के टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको आई कह दो या सी यूज कर लो, कह सकते हैं। तो जहां आई क्या है यहाँ पर आई इजकल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट कह दे, ठीक है गाइस। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए अगर मैं कहूं कि एट टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, एट टी इक्वल टू जीरो टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है आर की वो किसके इक्वल होती है माइनस सॉरी आर नॉट के इक्वल होती है। तो अगर मैं टी जीरो टाइम रख दूं और उस टी जीरो टाइम पर इस आर की वैल्यू क्या रख दूं आर नॉट रख दूं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये तो हो जाएगा आर नॉट, भाई ये तो होगी, इसकी जगह रख दो आर नोट और टी की जगह रख रहा हूँ जीरो, तो बच क्या गया केवल आई बचेगा। ओके गाइस, अब देखिए इस आई की वैल्यू यहां रख दीजिए, जब इस आई की वैल्यू आप यहां रखोगे तो अपने पास नई इक्वेशन आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी माइनस आर इजक्वल टू के टी माइनस आर नॉट, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में के टी को अलग कर लीजिए, के टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट, देखो इसको इधर भेज दीजिए, इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आर नॉट, आर नोट माइनस आर हो जाएगा ये, ठीक है, जहां के इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नोट माइनस आर अपॉन टी हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला किसका है रेट कांस्टेंट फॉर्मूला फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए याद रखना एक इसका अल्टरनेट फॉर्मूला भी याद रखना, के इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है, ठीक है गाइस, ये भी आपको याद करना है। ये अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को क्या है के इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है, ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए फॉर्मूला निकल गया, अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन क्या निकालेंगे हाफ लाइफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ में क्या होता है जो टाइम होता है वो कितना हो जाता है टी हाफ हो जाता है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ आर होती है वो क्या हो जाती है आर नोट बाई टू हो जाती है। अब देखो फॉर्मूला अपने पास क्या था के इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी था, तो इस टी को तो मैं क्या मान लू टी हाफ कर लू, और इस आर की वैल्यू क्या रख दूं माइनस आर नोट बाई टू कर दूं अपॉन के, ये के इधर आ जाएगा, तो इसको जब सोल्व करोगे तो आर नोट माइनस आर नोट बाई टू को सोल्व करोगे तो वन में से हाफ गया ये, तो क्या बच गया आर नोट बाई टू बच गया, तो ये अपने पास क्या बच गया आर नोट बाई टू और ये के है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला अपने पास कैलकुलेट हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट अपॉन टू के। अब देखिए ये टू के तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट,
अब वो आर नोट क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कह सकता हूं, क्या है ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं कि टी हाफ या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, या इनिशियल कंसंट्रेशन कह दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूं तो सीधा सीधा ग्राफ आ जाएगा आर नॉट और टी हाफ के बीच में, जो अपन आगे और डिस्कस करेंगे अभी ग्राफ के लिए अलग से। ठीक है, तो यहाँ से अपन हाफ लाइफ निकाल लिए। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आएगी, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो देखिए फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, मोल 1 माइनस डेल एन, लीटर डेल एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो देखिए जो डेल एन है वो अपने पास क्या है, जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, मोल 1 माइनस जीरो, लीटर 0 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये अपने पास इसका रेट कांस्टेंट क्या हो गई, अपने पास यूनिट आ गई। ओके गाइस, अब देखिए ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में अपन क्या देखते हैं, पहला ग्राफ जो मैंने कहा टी हाफ सॉरी कंसंट्रेशन वर्सेस रेट की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, इसलिए सीधी ऐसे लाइन बन जाएगी, इसमें कांस्टेंट पैरेलल लाइन बन जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। दूसरा अपने पास आ गया टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जब ये प्रोपोर्शनल साइन में है तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी हाफ इक्वल टू 1/2k आर नोट। तो ये अपने पास क्या है, स्लोप हो जाएगा, यहाँ पर ये थीटा हो गया, ये हो गया अपने पास आर नोट, इसको आप टी हाफ कर लीजिए यहाँ पर, या टी हाफ इधर लिख लीजिए। तो यहाँ पर अपने पास जो स्लोप आ रहा है, स्लोप क्या आ गया, 1/2k आ जाएगा। ओके गाइस, तीसरा ग्राफ देखिए, तीसरा ग्राफ जो अपन ने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला उसी से निकालेंगे। अपने पास एक इक्वेशन आई थी, माइनस आर इज इक्वल टू क्या था, के टी माइनस आर नोट। अब देखो जो ग्राफ बनता है वो आर वर्सेस टाइम बनता है, तीसरा जो ग्राफ बन रहा है। अब वो ग्राफ यहां से अपन डेराइव करेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पर। देखो इसमें इस आर नोट को इधर सॉरी इस केटी को या ऐसे कर ले, देखो केटी इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, इसको इधर भेज दिया मैंने, ये आर नोट हो गया माइनस ये हो गया आर। ठीक है, अब इस आर नोट को भी इधर भेज दो, या ऐसे कर लो इसको, हाँ ऐसे कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आर नोट माइनस का के टी इक्वल टू माइनस आर नोट। अब इन दोनों तरफ से इसको क्या कर लो, नेगेटिव से मल्टीपल कर लो, तो अपने पास इक्वेशन आ गई आर इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। तो यहां पर अपने को क्या करना है कि यहाँ इस आर और इस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसको तो मैं क्या मान लू, वाई, इसको क्या मान लू मैं, एक्स, ये क्या हो गया अपने पास एम, जो किसके इक्वल हो गया, स्लोप के, और आर क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ओके गाइस, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, जब आपको पता है कि जो स्लोप है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो जो ग्राफ होगा वो इस तरह से डाउन में जाएगा। ठीक है, ये 0 पॉइंट यहां पर अपने पास ले लिया अपन ने आर, और यहां ले लिया अपन ने टाइम। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट आर नॉट हो गया यहाँ पर, और जो स्लोप हो गया वो ये हो गया, स्लोप थीटा क्या हो गया, माइनस के इक्वल हो गया। तो यहां से अपन ने क्या कर दिए, तीन ग्राफ प्लॉट कर लिए, जो कौन कौन से थे, पहला था टी हाफ वर्सेस आर
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, दूसरा था रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और तीसरा ग्राफ था आर वर्सेस टाइम के, जो कैसे निकल गया, इस तरह से ग्राफ स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की, वो एक एग्जांपल हो जाएगा अपने पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। दूसरा अपने पास हो जाएगा, पहला एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। पहला एग्जांपल हो गया फोटो केमिकल रिएक्शन इसकी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, इसकी बात करूं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम वायर, हॉट प्लेटिनम। तो अमोनिया डिकम्पोज होगा प्लेटिनम वायर पर, तो ये क्या देगा, N2 गैस प्लस 3H2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और है अपने पास, वो एग्जाम्पल और जैसे N2 का डिकम्पोजिशन ले लो, HI का डिकम्पोजिशन भी ले सकते हो आप। तीसरा ध्यान रहे HI का डिकम्पोजिशन ऑन गोल्ड की सरफेस पर, तो 2HI, ध्यान रहे मैंने सरफेस ऑन गोल्ड यूज किया है, गोल्ड की सरफेस पर डिकम्पोज क्या देगा, H2 प्लस I2 देगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, N2O का डिकम्पोजिशन ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। तो N2O डिकम्पोज होगा N2 गैस में प्लस हाफ ऑटो में प्लेटिनम सॉलिड के प्रेजेंस में। तो ये चार एग्जाम्पल हो गए अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। गाइस इसके आगे अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ और उनके एग्जाम्पल। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे।